हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपने स्टार्ट करेंगे विद द फर्स्ट क्लास ऑफ टैक्सेशन। ये पेपर इतना बढ़िया है ना आपके सिलेबस में, बाकी सारा पेपर में आपको इंटरेस्ट आए नहीं आए, इस पेपर में बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट आना चाहिए। आज फर्स्ट क्लास में मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये पेपर आपके रियल लाइफ में बहुत 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 ज़्यादा काम आने वाला पेपर है। ये पेपर अगर आप समझ के अभी से रेगुलर बेसिस पे पढ़ाई करते हो टैक्स का, तो इन फ्यूचर आपको किसी चार्टर्ड मतलब किसी सीए या वकील के पीछे रिटर्न लगाने के लिए भी घूमना नहीं पड़ेगा। अरे आप अपना खुद इनकम टैक्स रिटर्न लगा पाओगे ना। अपने पापा से बात करना, इवन आपके पापा भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करते होंगे। इंडिया में अगर इनकम कमाने का पाप कोई कर रहा है, पैसा अगर कमा रहे हो बियॉन्ड टैक्सेबल लिमिट, मतलब अगर आप साल में 3, 4, 5, 10, 20, 50 लाख कुछ भी अमाउंट कमा रहे हो, मतलब आप 2-2.5 लाख रुपया नहीं कमा रहे हो, तो आपको अपने इनकम के ऊपर इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अपना ये जो इनकम टैक्स अपने पढ़ेंगे, इसमें और अपना इनडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी में क्या डिफरेंस है, जो मैंने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। अरे भाई, जीएसटी में तो क्या है, अपने को पॉकेट से टैक्स नहीं भरना है, अपने को अपने कस्टमर से कलेक्ट करना है एंड गवर्नमेंट को पे करना है। पर ये वो टैक्स है डायरेक्ट टैक्स, जिसमें अपना सिलेबस में क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपको अपने जेब से पे करना है, आप किसी पे ये बर्डन डाल नहीं सकते कि भाई तुम मेरे कस्टमर हो ना, तुम मेरे यहाँ दुकान से डेली सामान लेते हो, प्लीज़ मेरा इनकम टैक्स पे कर दो ना। ऐसा नहीं होता है। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। एंड बिफोर मैं आगे बढ़ूँ, मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि ये आज मैं फर्स्ट क्लास करवा रहा हूँ। अपना जो अपकमिंग क्लासेस रहेगा, मतलब इट विल बी मिक्स्ड, कुछ का आपको लिंक मिलेगा एंड कुछ लाइव क्लासेस रहेगा। मतलब जब तक कि आपका सारा कॉलेजेस वगैरह नॉर्मल नहीं हो जाए, मतलब लगभग इलेक्शन के बाद तो सारा वापस हो जाना चाहिए स्टार्टअप, एंड जब तक ये शुरू नहीं हो जाता तब तक कुछ का लिंक मिलेगा, कुछ मैं लाइव आपका लूँगा क्लास। और अपकमिंग सैटरडे को मेरा लाइव क्लास रहेगा इवनिंग में, टाइम मैं बता दूंगा शाम को कितना बजे। प्लीज़ डोंट मिस इट। अगर आप लाइव क्लास मिस करोगे उसका कोई बैकअप नहीं है। आप मेरा ये लिंक जिस क्लास का मैं दे रहा हूँ वो तो आप कभी भी देख सकते हो। मान लो मैंने भेजा, आप मिस कर दिए, बाद में भूल गए, दोबारा बोलोगे दोबारा भेज देंगे। पर लाइव क्लास अगर मिस कर देते हो उसका कोई बैकअप नहीं है, तो प्लीज़ लाइव क्लास मेरा मिस मत करना। एंड बिफोर एंड बता दे रहा हूँ, अभी सैटरडे को अपना लाइव क्लास है, सैटरडे इवनिंग। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका मैं सिलेबस में जितना चैप्टर से बता दे रहा हूँ, टैक्सेशन फर्स्ट क्लास, ये 4 यूनिट्स हैं आपके सिलेबस में। यूनिट 1, 2, 3, 4। यूनिट 1 से 10 मार्क्स, यूनिट 2 से 30 मार्क्स, यूनिट 3 से आपके एग्जाम में आएगा 25 मार्क्स, एंड यूनिट 4 से पूछा जाएगा 15 मार्क्स। तो टोटल कितना हो गया, 30, 10, 40, 65 और 15, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा एंड रिमेनिंग 20 मार्क्स आपके कॉलेज के हाथ में है। उसका तो कुछ करने का नहीं है। नहीं सर, उसका एग्ज़ाम देना है, यस, उसका इंटरनल एग्ज़ाम देना है। अगर हम बात करें ये सारा चैप्टर्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज। स्टार्ट करने से पहले बेसिक कंसेप्ट में पढ़ोगे आप लोग काफ़ी कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का डिफरेंस। एंड इसमें एक चीज़ ये भी आपको पढ़ने को मिलेगा कि टैक्सेशन में अभी अपकमिंग जितना क्लासेस रहेगा सब में आपको ये एक मिलेगा वर्ड प्रीवियस ईयर और एक असेसमेंट ईयर। ये दोनों वर्ड बहुत फेमस है, इवन एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर। इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं होता है कि पिछला साल,
प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल का आपने कोई हिसाब करना है। प्लीज़ टैक्सेशन को थोड़ा लॉजिकली पढ़ना, सिलेबस में बहुत कुछ आने वाला है, अपने जब पढ़ेंगे इट विल बी थोड़ा वास्ट सिलेबस, माइंड में तभी रहेगा अगर समझ के करोगे। समझ के करोगे तो अभी के लिए भी फ़ायदा एंड लॉन्ग रन में अपने पापा को बिजनेस में हेल्प भी कर पाओगे, टैक्स सेविंग का ज्ञान भी दे पाओगे कि पापा ये कर लो आपका टैक्स का बचत होगा। सोचो ना उस डेट पे पापा को कितना अच्छा फील होगा। पर अभी से अगर समझ के नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर मतलब पिछला साल नहीं होता है, मतलब नॉर्मल इंग्लिश का बात नहीं कर रहा हूँ। टैक्सेशन में, टैक्सेशन जो पढ़ रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961, कॉपी में ऊपर लिख लेना कहीं पे। अपने जो एक्ट पढ़ रहे हैं ना, दिस इज इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसमें प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर इज द ईयर, कॉपी में लिख लो चाहो तो, प्रीवियस ईयर इज द ईयर, previous year is the year for which we shall compute total income and tax liability। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, पहले समझो कि प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल का अपने हिसाब कर रहे हैं, जिस साल का अपने को कैलकुलेशन करना है उसी को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी अभी अपना ख़त्म हुआ है ना, कौन सा ईयर, मार्च एंडिंग गया था अभी 31 मार्च 21, तो अभी अभी ईयर एंड हुआ प्रीवियस ईयर 2021। प्रीवियस ईयर, इवन ये भी लिख लो, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड बाय द असेसी, कॉपी में वर्ड लिखिएगा असेसी। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड बाय द असेसी। प्रीवियस ईयर में पैसा कमाओ और फिर असेसमेंट ईयर में क्या करो, असेसमेंट ईयर होता है उसका जस्ट नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। जैसे प्रीवियस ईयर हो गया 2021, तो अभी असेसमेंट ईयर क्या चालू हो गया 21-22। अरे फिनेंशियल ईयर ही है प्रीवियस ईयर, मतलब जिस फिनेंशियल ईयर का आपने हिसाब करते हैं उसी को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। जैसे अभी अभी एक साल खत्म हुआ है ना, मार्च एंडिंग गया है अभी तो अप्रैल फर्स्ट वीक है, मार्च एंडिंग गया है, तो कौन सा ईयर खत्म हुआ है 2020-21, 2021 ना, 2021 एंड हो गया। 2021 कौन सा हो गया, 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21। मैंने क्या लिखा है अभी सेकेंड लाइन, प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड बाय द असेसी। सर ये असेसी क्या होता है, पहले लिख लो स्पेलिंग, ASSESSEE। असेसी मतलब जो भी टैक्स पेयर होता है ना, सबको अपने असेसी बोलते हैं। असेसी में क्या आ गया, जैसे मान लो इंडिविजुअल आ गया, पार्टनरशिप फर्म आ गया, कंपनी आ गया, मतलब एवरीबॉडी इज असेसी। समझ में आ रहा है क्या, असेसी मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं, सबको अपने असेसी बोलते हैं, एवरीवन इज असेसी, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी। तो मैं बोल रहा हूं प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड बाय द असेसी, और असेसमेंट ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच टैक्सेस आर पेड, इन विच इनकम टैक्स इज पेड, या फिर टैक्सेस आर पेड एंड इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड बाय द असेसी। इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड बाय द असेसी। सर आप क्या बोलना चाह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं। सरकार बोलता है कि तुम जिस साल कमा रहे हो उस साल टैक्स मत दो भले, पर जैसे ही तुम्हारा साल खत्म हुआ, ईयर एंड होते ही अब असेसमेंट ईयर में तुमको रिटर्न भी फाइल करना है। सर ये रिटर्न क्या होता है, रिटर्न मतलब तुम एक ऐसा इनकम टैक्स रिटर्न इज ए फाइल जिसमें आपको सारा डिटेल्स देना पड़ता है कि भाई मैं बिजनेस करके इतना कमाया, या मैं जॉब करके इतना कमाया, मैं लॉटरी इनकम मेरा इतना है, मेरे को बैंक से इंटरेस्ट इतना मिला, मतलब सारा डिटेल्स दोगे ना किस में कितना कमाया, और फिर तो इनकम टैक्स जमा करोगे कैलकुलेट करके। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, भारत सरकार, मोदी जी क्या बोल रहे हैं,
मोदी जी बोल रहे हैं कि तुम प्रीवियस ईयर में इनकम कमाओ, प्रीवियस ईयर में खूब पैसा छापो, पर प्रीवियस ईयर में तुमसे इनकम टैक्स में नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या पता पूरा साल में कितना प्रॉफिट होगा। तुम्हारा टैक्स डिपेंड करता है तुम्हारा टोटल प्रॉफिट के ऊपर, तुम्हारा टोटल इनकम के ऊपर। ज़्यादा इनकम ज़्यादा टैक्स, कमती इनकम कमती टैक्स। अरे जैसे बिजली का बिल होता है ना, उसी तरह से इनकम टैक्स निकाला जाता है इंडिविजुअल का। आप अगर बिजली थोड़ा कंज्यूम कर रहे हो तो बिल कम, पर आप अगर घर में एसी टीवी फ्रिज सब लगा के रखे हो, ज़्यादा यूनिट्स, ऊपर वाला यूनिट्स पे ना ज़्यादा रेट से वो लोग चार्ज करता है गवर्नमेंट। वैसे ही इनकम में भी होता है, मतलब इनकम टैक्स में भी होता है। तो ये समझ में आ रहा है कि सर पी वाई, इसको पी वाई और इसको ए वाई भी बोलते हैं। पी वाई मतलब जिस साल का अपने को हिसाब करना है। प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच इनकम इज अर्न बाय द असेसी, और असेसमेंट ईयर क्या हो गया? असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच टैक्सेस आर पेड एंड इनकम टैक्स रिटर्न इज फाइल्ड बाय द असेसी। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया, बाकी आगे बढ़ूंगा मैं। अरे मैं हर एक चैप्टर का थोड़ा थोड़ा ब्रीफ इंट्रो देना चाह रहा हूँ। पूरा टैक्स में कूदे छलांग लगाएं उससे पहले एक ब्रीफ आइडिया तो मिलना चाहिए कि आने वाले क्लासेस में अपने क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आप कंफर्टेबल हो, समझ में आ रहा है, देन इट्स वेरी गुड, क्योंकि सीरियसली ये आपका पूरा सीयू का जितना सेमेस्टर्स है ना, सारा सेमेस्टर्स मिला के दिस वन इज द बेस्ट पेपर, मक्खन पेपर है जो आपके पूरी लाइफ में काम आने वाला पेपर है। अब जैसे मैथ्स में लास्ट सेम में आप पढ़े थे लॉगरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, तो बच्चे लोग मुझे बोलते थे सर ये क्या काम आने वाला है लाइफ में। वो जैसे डायरेक्ट उसका कोई लाइफ का मतलब, आप अगर स्पेशलाइज्ड हो रहे हो कोई फील्ड में तब वो नॉलेज काम आता, पर आप स्पेशलाइज्ड हो नहीं हो, आप कॉमर्स के बच्चे हो, चाहे आप साइंस के बच्चे हो, चाहे आप आर्ट्स के बच्चे हो, इनकम तो इन फ्यूचर सभी कमाएगा, पैसा सभी को कमाना है, और पैसा कमाना है तो इनकम टैक्स देना है। इनकम टैक्स देने के लिए और अपना इनकम टैक्स रिटर्न मतलब सरकार को जो डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं, उसके लिए आपको कोई वकील या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा अगर ये पेपर आप शिद्दत के साथ पढ़ाई करते हो। आगे बढ़ता हूँ। रेसिडेंशियल स्टेटस, ये चैप्टर में आपको ये समझ में आएगा कि पूरा वर्ल्ड में, पूरा ब्रह्मांड में कहीं पे भी कोई भी आदमी काम कर रहा है तो उसको इंडिया में आके टैक्स देना है क्या नहीं देना है। इसमें आपको थोड़ा थोड़ा ये समझ में आएगा कि जो लोग इंडिया में रह रहे हैं या इंडिया में नहीं रह रहे हैं, इंडिया के ज़मीन में पैसा कमा रहे हैं, अपने देश की मिट्टी में रह करके पैसा कमा रहे हैं, उनको इनकम टैक्स देना है। मतलब आपका रहने का रेसिडेंशियल स्टेटस, आप कहाँ रह रहे हो, उस पर भी काफ़ी सारा कैलकुलेशन, उस पर भी काफ़ी सारा डिसीजन होगा कि आपको वेदर और नॉट आपको इंडिया में इनकम टैक्स देना है कि नहीं। डिटेल्स में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम सुनते ही मन में फीलिंग आता है क्या कि किसान का इनकम के ऊपर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? डेफिनेटली नहीं लगना चाहिए। आज किसान के बदौलत ही तो अपने लोग सब कोई जीवित हैं, वो कहीं ना कहीं अनाज का उपज कर रहे हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल सब कुछ उनकी बदौलत ही अपने को मिल रहा है। तो सरकार ने ये तो बोला है कि किसान का इनकम के ऊपर एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पर एग्रीकल्चरल इनकम में क्या क्या कवर होगा वो इस चैप्टर में अपने डिटेल्स में पढ़ेंगे कि भाई कौन सा, अगर आप खेत पे जाके काम कर रहे हो तब एग्जेम्प्ट है, या आप जमींदार हो तब एग्जेम्प्ट है। सारा डिटेल्स इस चैप्टर में अपने जा करके पढ़ेंगे कि किसको छूट दिया जा रहा है। पर ये कहीं ना कहीं फीलिंग सबके मन में रहना चाहिए कि भाई किसान बेचारा बहुत मेहनत मजदूरी करता है, उससे इनकम टैक्स मत लो। तो नहीं ले रहा है भारत सरकार, पर किन केसेस में ले रहा है वो इस टॉपिक में अपने जाकर के पढ़ेंगे। अभी मूव करता हूँ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो समझ में आ गया ना कि ये 3 में से कितना मार्क्स का आएगा? 10 मार्क्स का। अभी मूव कर रहा हूँ ये 30 और 25, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है। 55 नंबर का पूछा जाएगा, 55 मार्क्स, यूनिट 2 और 3 मिला करके
हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम मतलब क्या होता है समझना। देखो, इनकम कमाने पे इनकम टैक्स तो देना है, ये तो फॉर श्योर है, मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। पैसा कमा रहे हो अच्छा खासा, इनकम टैक्स दो। पर हेड्स अलग अलग बना दिया, मतलब आप कौन सा इनकम कमा रहे हो। मतलब मोस्टली तो दो पार्ट होता है ना, या तो आप क्या करोगे, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करने के बाद या तो आप जॉब करने जाओगे, और या फिर आप अपना बिजनेस करोगे, स्टार्टअप करोगे या पापा का बिजनेस ज्वाइन करोगे, कुछ भी करो। अगर आप जॉब करने जाते हो तो आपका इनकम का कैलकुलेशन होगा सैलरीज के अंदर। मतलब दीज आर हेड्स ऑफ इनकम, सब में अलग अलग तरीका दिया हुआ है, टैक्स कैसे निकालना है या टोटल इनकम कैसे निकालना है। अगर आप नौकरी करके पैसा कमा रहे हो तो आपका इनकम कैलकुलेट किया जाएगा सैलरीज हेड के अंदर। अगर आप धंधा करके पैसा कमा रहे हो, धंधा मतलब व्यापार, आप अगर एक छोटा पान वाला से लेकर अंबानी तक, रतन टाटा तक, जो भी आदमी बिजनेस कर रहा है, सबका इनकम के ऊपर इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है एज पर रूल्स गिवन इन द चैप्टर पीजीबीपी। पीजीबीपी का फुल फॉर्म प्लीज कॉपी में लिख लेना। प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। प्रॉफिट और गेन, प्रॉफिट और गेन वर्ड इज वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है, फायदा या मुनाफा। फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, बिजनेस से क्लियर है कि एक सैलरीज हेड था तो एक बिजनेस का हेड होगा। और प्रोफेशन मतलब सर क्या हो गया, अरे प्रोफेशन मतलब कोई अगर डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम लोग प्रोफेशनल लोग का भी इसी हेड के अंदर कैलकुलेट होगा। समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया। कि सर दो मेन हेड होता है, एक होता है सैलरीज, एक होता है पीजीबीपी। या तो जॉब कर रहे हैं या धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। और बाकी तीन हेड क्या है सर, एक हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम जो भी कमाते हैं ना। जैसे आप लोग बच्चे लोग, कुछ लोग बाहर से आते हो कैलकाटा में पीजी में रहते हो, फ्लैट में रहते हो, तो अपने लैंडलॉर्ड को महीना महीना पैसा देते हो ना। कोविड काल में भी अगर फ्लैट में नहीं रह रहे हो तो महीना महीना आपने पैसा दिया लैंडलॉर्ड को। तो मकान मालिक का रेंटल इनकम से जो भी कमाई होता है, जो भी वो इनकम अर्न करता है, वो इस हेड के अंदर कैलकुलेट होता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, घर नामक प्रॉपर्टी से अगर रेंटल इनकम कमा रहे हैं, घर बेचने पर नहीं, अगर घर से रेंटल इनकम महीना महीना रुपया आ रहा है, तो आपका इनकम कैलकुलेट होगा इस हेड के अंदर। ये दोनों टॉपिक से मिला के आता है 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपके कैलकाटा यूनिवर्सिटी के एग्जाम में। इससे आएगा 30 नंबर और ये तीनों मिला करके आएगा 25 मार्क्स। ध्यान देना, अगर घर नामक प्रॉपर्टी से किराया कमाया तो इसमें आएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पर मान लो घर बेच दिया कि कोविड काल में बड़ा क्राइसिस हुआ, बड़ा फंड का प्रॉब्लम हुआ, बच्चा लोग भी मेरा फ्लैट और पीजी छोड़ छोड़ के चला गया, तो मैंने अपना पीजी या मेरा वो बिल्डिंग फ्लैट मैंने बेच दिया, तो किसमें आएगा कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स में क्या होता है कि अपना शेयर्स बेच रहे हो, मतलब कोई भी आपका इन्वेस्टमेंट, चाहे शेयर्स का इन्वेस्टमेंट हो, जमीन में पैसा लगाया, ज्वेलरी में पैसा लगाया, कोई फ्लैट में पैसा लगाया, ये सब कुछ भी आपने अगर बेचा है, इन्वेस्टमेंट अगर आप बेचते हो, तो कैपिटल गेन्स के अंदर कैलकुलेशन होगा। कैसे होगा वो अलग अलग चैप्टर जब पढ़ेंगे तब बताएंगे हम। अभी तो बस बता रहे हैं ना, ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि हेड्स ऑफ इनकम के अंदर 5 हेड्स होता है, जिसमें से मुख्य 2 हेड क्या है। मुख्य 2 हेड तो सर 2 ही है, या तो नौकरी करके पैसा कमाओ या बिजनेस करके पैसा कमाओ। पर इसके अलावा भी आपके 3 हेड हैं। एक इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान मालिक किराया कमाया उसमें आया। सेकंड कैपिटल गेन्स, इन्वेस्टमेंट बेचा फायदा हुआ, इसमें आएगा। और थर्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब जो इनकम इन चारों में कवर नहीं हो रहा है ना, वो इसमें कवर होगा। सर मतलब आप केबीसी में गए, कौन बनेगा करोड़पति, या आप बिग बॉस में गए, पार्टिसिपेट किए, पैसा कमाए, तो किस में ये 4 में आएगा क्या? ये तो नहीं बोल सकते कि भाई केबीसी में जाना आपका नौकरी है, जॉब तो नहीं है वहाँ आपका, ना ही वो आपका बिजनेस है। मैं तो रेगुलर जाता रहता हूँ केबीसी में, अरे ऐसा नहीं होता है।
तो क्या हो गया ना आपका रेंटल इनकम ना कैपिटल गेन, तो वो आ जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। बैंक में आपने कुछ पैसा जमा किया, उस पर इंटरेस्ट मिला आपको, वो चारों में ही नहीं आएगा, किस में आएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मतलब जो इनकम जिसका कोई नहीं होता है उसका ऊपर वाला खुदा होता है ना, तो वैसे ही जो इनकम इस चारों में नहीं आता है वो किस में आता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आता है। बेटर हो कि आप लोग ये कंटेंट वाला मैंने जो बोर्ड पे लिखा है ये अगर कॉपी में उतार लो तो बेस्ट रहे। समझ में आया तो बहुत बढ़िया। इससे आएगा 10 मार्क्स, ये पूरा से आएगा 55। कितना हो गया? 65 कवर हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा यूनिट 4, इससे 15 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। इसमें अपने पढ़ेंगे, पर ज़्यादा मार्क्स मत सोचना, माइंड में वो प्रेशर मत देना। ये पेपर को तो बस आप एंजॉय करना। 2 पेपर है ना प्रैक्टिकल, एक तो ये और एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग का तो मैंने बोला था ना वर्जन 1 आपने सेम 2 में पढ़ा था, अब भी अपग्रेडेड वर्जन पढ़ोगे। यूनिट 4 में ये 4 टॉपिक क्या हो गया? क्लबिंग ऑफ इनकम में आपको ये समझ में आएगा कि इंडिया में ना काफ़ी बार क्या होता है, इंडिया में ये कंसेप्ट है कि लोग टैक्स बचाने के चक्कर में अपना कुछ कुछ प्रॉपर्टी, अपना कुछ एसेट, जैसे मान लो हस्बैंड अपने वाइफ के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि हस्बैंड का फाइल ऑलरेडी भारी है, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, तो वाइफ के नाम पे डाल दिया। तो वाइफ को तो सरकार कुछ, वो स्टार्टिंग में हर एक को एक लिमिट मिलता है ना। मैंने बोला था ना कि आप अगर थोड़ा इनकम कमा रहे हो, बिजली के बिल के जैसे होता है कि थोड़ा कमा रहे हो टैक्स कम देना है, पर आप अगर ज़्यादा कमा रहे हो तो हायर रेट पे टैक्स देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के जैसे। तो लोग अपना इनकम अपने वाइफ के ऊपर डालने के चक्कर में अपना कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दिए कि मान लो मेरे नाम पे रेंटल इनकम नहीं है, मैं अपना फ्लैट वाइफ के नाम पे कर दिया ताकि किराया उसको मिलता रहे, और सरकार छूट देता ही है, 2.5 लाख 3 लाख तक तो टैक्स देना नहीं पड़ता है। अभी लास्ट मतलब जो अपना गया रिटर्न फाइलिंग, उसमें तो 5 लाख तक छूट था, 5 लाख रुपया तक कमा रहे हो आपको टैक्स नहीं देना है। तो वो जो शिफ्टिंग करते हैं ना, वो सब में सरकार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि मेरा इनकम मैं अपने वाइफ के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ टैक्स बचाने के चक्कर में। तो सरकार बोलता है वो सब केसेस में क्लबिंग ऑफ इनकम हो जाएगा, माना जाएगा कि वाइफ का इनकम भी हस्बैंड का ही है, हस्बैंड के इनकम में ऐड कर देंगे। तो इस तरह का कुछ केसेस इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कब इनकम क्लब हो जाएगा, जहाँ पर सरकार को टैक्स का नुकसान होगा। कुछ केसेस में जहाँ पर सरकार को टैक्स का नुकसान होगा, मोदी जी को इनकम टैक्स कम मिलेगा, वहाँ इनकम क्लब कर देंगे, क्योंकि क्लब करने पे ध्यान देना अलग अलग है ना, तो टैक्स कम मिलेगा, और एक साथ आएगा ना टैक्स ज़्यादा मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल के जैसे यूनिट्स, आप 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, बिल आ रहा है मान लो आपका 1000 रुपया, तो 200 यूनिट कंज्यूम करोगे, बिल आपका 2000 नहीं आएगा, सीधा 3000 आएगा। इलेक्ट्रिसिटी में ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है इनकम टैक्स में। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपका एक हेड में लॉस आ रहा है, एक में प्रॉफिट आ रहा है, तो आपका सेट ऑफ हो जाएगा। मतलब आप एक जगह पे इनकम में आपका लॉस आ रहा है, रेड लॉस हो गया बिजनेस में, और मान लो सेकेंड आप हाउस प्रॉपर्टी में आप किराया अच्छा कमा लिए, व्यापार में आपका 1 लाख रुपया का लॉस, रेंटल इनकम आप कमाए 2 लाख रुपया, तो गवर्नमेंट बोलता है वो 1 लाख इस 2 लाख में एडजस्ट कर दो, नेगेटिव इनकम है ना, तो नेट 1 लाख के ऊपर आप टैक्स दे देना। इसी को बोलते हैं सेट ऑफ। अब इसमें ये पढ़ेंगे कि किस किस केस में सेट ऑफ होगा, किस में नहीं होगा, वो डिटेल्स इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कहाँ पे वो कटेगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कहाँ पे एडजस्ट करने देगा गवर्नमेंट। डिडक्शन फ्रॉम जीटीआई, जीटीआई मतलब लिखिएगा ग्रॉस टोटल इनकम, फुल फॉर्म लिखना कॉपी में। डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम, कुछ केसेस में सरकार आपको प्रोत्साहन देता है, जैसे आप LIC करवाओ, मेडिकल इंश्योरेंस करवाओ,
तो आपका जो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है सर? ग्रॉस टोटल इनकम मतलब सारा पांचों हेड मिला के बनता है ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से आपको सरकार, अगर आप LIC कराते हो, मेडिकल इंश्योरेंस करवाते हो, और भी कुछ कुछ एरियाज हैं, आप वो सब सेक्टर में अगर खर्चा करते हो तो आप अपने ग्रॉस टोटल इनकम से माइनस कर लेना, डिडक्शन। अरे पैसा कमाते टाइम तो सबको चाहिए कि उनका ग्रॉस टोटल इनकम ज़्यादा रहे, पर प्रॉब्लम ये है ना, इंडिया में उस ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स देते टाइम सबका मुंह लटक जाता है, मुंह सूख जाता है कि हमको सरकार को पैसा देना है। तो सरकार कुछ कुछ एरियाज बनाया है जहाँ पे आपको प्रोत्साहन दे रहा है कि आप वहाँ पे पैसा लगाओ, आप इंश्योरेंस करो, लाइफ इंश्योरेंस करो, मेडिकल इंश्योरेंस करो, इवन आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में रुपया लगाओ, शेयर मार्केट में रुपया लगाओ। कुछ कुछ सेक्टर्स है जहाँ पर आप अगर पैसा लगाते हो तो आपका टोटल इनकम से माइनस होगा। माइनस होगा तब क्या फायदा होगा? माइनस होगा तो आपका टोटल इनकम कम जाएगा, टोटल इनकम कम जाएगा तो आपका टैक्स लायबिलिटी कमेगा, और अल्टीमेटली हम लोग इंडियंस को तो टैक्स लायबिलिटी कमाने में ही खुशी मिलता है कि भाई सरकार को पैसा नहीं देना पड़े। तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ करने से कितना कितना डिडक्शन मिलेगा। एंड एट लास्ट रिबेट अंडर सेक्शन 87A। रिबेट जैसे डिस्काउंट होता है ना, दुकान में आप शॉपिंग करते हो डिस्काउंट मिलता है ना, तो वैसे ही रिबेट हो गया क्या चीज़ का? टैक्स का रिबेट। आपको टैक्स में छूट मिलेगा, रिबेट मिलेगा इस सेक्शन के अंदर में। किसको मिलेगा? और रिच आदमी को नहीं मिलता है, नॉर्मल जो आदमी लिमिटेड कमाता है, कम कमाता है, मिडिल क्लास पीपल को रिबेट देता है। कौन देता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 87A। रिबेट मतलब डिस्काउंट, कि भाई तुम टैक्स कम दे दो। देख लो टैक्स में भी डिस्काउंट मिलता है, पर किसको मिलता है? रिच पीपल को मिलता है कि मिडिल क्लास? यस, लोअर सेक्शन और मिडिल क्लास को मिलता है। कितना मिलता है, कब मिलता है, वो इस चैप्टर में जाएंगे तब पढ़ेंगे। आज मैंने मोटा मोटी आप लोग को ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया सारा चैप्टर का। एंड आज हम शुरू नहीं करेंगे विद द फर्स्ट टॉपिक, अपने स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टॉपिक के साथ अपने सेकंड क्लास में, जो कल या परसों के अंदर ही होगा। सेकंड का भी हम आपको लिंक भेजेंगे, पर थर्ड क्लास जो रहेगा सैटरडे को, इट वुड बी लाइव क्लास। वापस बोल रहा हूँ, सैटरडे इवनिंग का क्लास मिस मत करना, वरना उसका बैकअप नहीं मिलेगा। लाइव रहेगा ना, वो जियो मीट या गूगल मीट के ऊपर, वो ऐप आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड बाकी कुछ क्वेरीज हो तो मुझे कॉल मैसेज करें। रिगार्डिंग एडमिशन का भी अगर आपको कुछ बात करना रहे मुझे मैसेज करना, मैं फीस और का डिटेल सब मैसेज में बता दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको टैक्स का फर्स्ट क्लास अच्छा लगा हो, आगे और अच्छा लगेगा। बाय बाय।